हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन एक डीएनए की एक रज्जु द्वारा या डीएनए की एक डीएनए अणु के द्वारा अनेक डीएनए के दूसरी नई कॉपीज बनाना क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन अथवा डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। तो डीएनए प्रतिकृति क्या है? तो डीएनए की एक संरचना के द्वारा या डीएनए के एक अणु द्वारा अनेक नई कॉपीज बनाना क्या कहलाएगा? डीएनए प्रतिकृति अथवा डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं, जो कि 6 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। वह एंजाइम फर्स्ट डीएनए हेलिकेज, सेकेंड टोपोआइसोमरेज, थर्ड एसएसबी प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज आदि प्रकार के हमने एंजाइम्स के बारे में तब हमने डिटेल्स में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से यह रेप्लिकेट होता है। तो उस प्रक्रिया जो होती है डीएनए रेप्लिकेशन बनने के लिए वह प्रक्रिया 3 चरणों के अंतर्गत संपन्न होती है। फर्स्ट जो स्टेप होती है डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन 3 चरण में पूर्ण होता है। कौन कौन से 3 चरण होते हैं इसमें? तो फर्स्ट जो स्टेप होती है इसकी, जिसका नाम है इनिशिएशन, जिसको कहते हैं हिंदी में समारंभन। सेकेंड जो होता है यहाँ पर जो होता है इलोंगेशन, जिसको कहते हैं दीर्घीकरण। और थर्ड और लास्ट जो इसकी स्टेप होती है या चरण जो होता है उसका नाम है टर्मिनेशन या समापन। या समापन। 3 स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन जो है, फर्स्ट समारंभन, सेकेंड दीर्घीकरण और थर्ड लास्ट होता है जो समापन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब तीनों ही चरण को हम डिटेल में पढ़ने से पहले इसका डायग्राम देखते हैं हम कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो आवश्यक चित्र होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो कैसी संरचना है? द्विरज्जुकीय अथवा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से जो डीएनए है वो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो डीएनए की संरचना होती है, इस संरचना के जो दोनों रज्जु होते हैं, एक 3'5' और एक होता है 5'3' होता है। अब दोनों ही जो रज्जु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं? बंधित होते हैं। दोनों संरचनाएं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधित होती है। इन दोनों के संरचना के हाइड्रोजन बॉन्ड को सबसे पहले तो अलग करना होता है, या हम कहें तो कह सकते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है या प्रतिकृति की जो प्रक्रिया होती है दोनों रज्जुओं पर नहीं होती है, केवल एक रज्जु से ही होती है। तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करना होगा? आवश्यक कि इन दोनों रज्जुओं को सबसे पहले तो यहाँ पर अलग करना आवश्यक होता है। तो जो अलग करना आवश्यक है तो उन दोनों रज्जुओं को अलग करने के लिए यहाँ पर एक आवश्यक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? दोनों रज्जुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इन हाइड्रोजन बंधों को यह क्या करेगा? इन बंधों को
तोड़ने का काम करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो क्या हो सकता है कि डीएनए के जो दोनों रज्जु होते हैं वह दोनों ही रज्जु यहाँ से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृति की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति होती है यहाँ पर एज अ इस टाइप से ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है यहाँ पर उपस्थित होता है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज। अब ये जो एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति तो हमने देखी कि डीएनए हेलिकेज यहाँ पर दोनों क्षारों के मध्य में एक जैसे सीजर के जैसे या आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है ताकि दोनों रज्जों को यह खोलते हुए इस प्रकार से यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से एंटर होते हुए आता है और दोनों ही रज्जुओं को यह अलग अलग करना शुरू करता है। और यहाँ पर यह जो 3 डॉट्स वाले स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या है? तो एसएसबी प्रोटीन एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये तो संरचना थी डीएनए की। अब यहाँ पर हमने कहा पहले से कि डीएनए की 2 रज्जु होती है, दोनों रज्जुओं की प्राइम्स अलग अलग होती है। एक 5' 3' प्राइम होती है और एक 3' 5' प्राइम होती है। यहाँ पर भी ऐसी ही संरचना 5' 3' और ये 3' 5' प्राइम होती है। अब डीएनए की संरचना में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा बंधित होते हैं? तो यह हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधित होते हैं। और यहाँ पर जो पाया जाता है, इधर पाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होता है और यहाँ पर होता है डीएनए पॉलीमरेज 1st। फर्स्ट एंजाइम। अब दोनों ही जो एंजाइम उपस्थित होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1st, डीएनए पॉलीमरेज 3rd, दोनों का ही अत्यंत महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 2nd एंजाइम होता है उसका कोई भी कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एंजाइम्स में पढ़ा था कि इसका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। तो इसका कोई यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 2nd का कोई रोल नहीं होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं वह होते हैं, एक यहाँ पर आरएनए प्राइमर उपस्थित होता है। आरएनए प्राइमर जो कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इन दोनों की संरचना के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? कुछ असतत खंड पाए जाते हैं। उन खंडों को क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये जो खंड होते हैं कि इन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या होता है? खाली स्पेस होता है या खंडनुमा या असतत क्रम होता है। इन खंडों को हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं और यह जो क्रम होता है यह ओकाजाकी खंड का जो दीर्घीकरण की प्रक्रिया के अंदर या इनिशिएशन की जो प्रोसेस होती है समारंभन की, इस प्रक्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब इसका डीएनए रेप्लिकेशन के डायग्राम के बाद हम देखते हैं कि सेकेंड जो होता है यहाँ पर कि इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में कैसे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने पढ़ी इस चीज़ को कहा था इनिशिएशन या समारंभन। फर्स्ट क्या है? इनिशिएशन या समारंभन। इनिशिएशन या समारंभन क्या है? तो इनिशिएशन या समारंभन जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इस रेप्लिकेशन का जो समारंभन होता है डीएनए अणु की जो रज्जुएं होती हैं या स्ट्रैंड्स होती हैं उनमें से किसी भी एक ही पॉइंट्स पर होता है और ये एक ही पॉइंट्स पर रेप्लिकेशन का प्रारंभ होता है कह सकते। तो लेकिन ये रेप्लिकेशन का प्रारंभ
प्रोकैरियोट्स में ही क्या होगा, केवल एक बिंदु पर होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में रेप्लिकेशन का प्रारंभ एक साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में जो बिंदु होते हैं उन अनेक बिंदुओं पर एक साथ में ही क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, एक समारंभन बिंदु जो होता है, समारंभन बिंदु क्या है, जिस पर रेप्लिकेशन का प्रारंभ होता है, वो होता है समारंभन बिंदु। तो प्रोकैरियोटिक में समारंभन बिंदु कितना होगा, एक ही होगा। समारंभन बिंदु क्या है, एक होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत जो समारंभन बिंदु होता है वो क्या होता है, अनेक बिंदुओं से रेप्लिकेशन प्रारंभ हो सकता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो समारंभन बिंदु पर तो एक ही होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में समारंभ बिंदु एक साथ अनेक बिंदु पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का एक मेजर डिफरेंस होता है कि समारंभन बिंदु कितने होते हैं। तो समारंभन बिंदु है क्या, सबसे पहले तो ऐसा डीएनए की रज्जु पर पाया जाने वाला कोई ऐसा बिंदु जहाँ से रेप्लिकेशन या प्रतिकृति की जो प्रक्रिया होती है वह प्रारंभ हो सकती है, तो उसे कहते हैं समारंभन बिंदु कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक तथा यूकैरियोटिक सेल्स में अनेक बिंदु ऐसे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इस समारंभन या इनिशिएशन की प्रोसेस का जो मेन कार्य क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब इनिशिएशन की प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि इन जो डीएनए होता है हम जानते हैं कैसा है, द्विरज्जुकीय है या डबल स्टैंडर्ड होता है। तो दो जो द्विरज्जुकीय संरचना होती है, इन द्विरज्जुकीय संरचना को सबसे पहले तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करना होता है, अलग करना होता है। और अलग करने के लिए इसके बीच का जो भी हाइड्रोजन बंध होते हैं, इन हाइड्रोजन बंधों को यहाँ पर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, मतलब उनको तोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए जो एंजाइम कार्य करता है, उस एंजाइम का कार्य क्या होगा, नाम क्या है, डीएनए हेलिकेज। तो यहाँ पर डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम कार्य करेगा। और यह डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, तो दो रज्जु जो डीएनए की होती है, दो रज्जुओं के बीच H2 बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का कार्य। अब डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर उपस्थित है। तो ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है कि जो डीएनए की द्विरज्जु की संरचना है, इस द्विरज्जु की संरचना के ये जो हाइड्रोजन बंध यहाँ पर ये पाए जाते हैं, इन बंधों को क्या करता है, तोड़ता है। तथा जो हाइड्रोजन बंध जैसे जैसे टूटते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है या दोनों रज्जुएं होती है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अब अलग अलग हो जाती है तो जो डीएनए के साथ पहले कुंडलित संरचना होती है, लेकिन अब हाइड्रोजन बंध टूट जाने के बाद ये संरचना कैसे हो जाती है, नेक्स्ट कैसे हो जाएगी, अकुंडलित संरचना हो जाती है डीएनए की। अकुंडलित संरचना बन जाएगी डीएनए की। और अकुंडलित संरचना बनने के बाद भी क्या होता है कि डीएनए की जो द्विरज्जु की संरचना होती है उसमें कुछ ऐंठने पाई जाती है अथवा कुछ जुड़ाव पाए जाते हैं या बंध पाए जाते हैं। उन जो बंधों को या ऐंठनों में बच जाती हैं, तो उन बंधों को तोड़ने का काम कौन करेगा, ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होता है वो क्या कार्य करेगा कि डीएनए रज्जु में जो बची हुई ऐंठने हैं या जुड़ाव गांठें होती है, उन गिठानों या ऐंठनों को तोड़ने का काम किया जाता है। टोपोआइसोमरेज के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अब टोपोआइसोमरेज और डीएनए हेलिकेज इन दोनों ने तो अपना कार्य कर दिया है। और इन दोनों के एंजाइम्स के कार्य करने के बाद थर्ड जो एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वह
डीएनए सिंथेसिस के लिए या डीएनए संश्लेषण के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है वो सबसे आवश्यक एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सबसे पहले आवश्यक एंजाइम का नाम लिखते हैं हम, तो आवश्यक एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। जो अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए संश्लेषण या डीएनए प्रतिकृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कह सकते हैं हम। और यह जो महत्वपूर्ण एंजाइम होता है वह क्या कार्य करेगा? तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यह क्या कार्य करेगा? तो जब भी डीएनए सिंथेसिस होता है तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और यह जो सिरा होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो यह जो 5 बेस सिरा होता है डीएनए का, यह 5 बेस सिरा, इसी 5 बेस सिरे पर क्या होता है कि एक आरएनए प्राइमर भी उपस्थित होता है। और यह आरएनए प्राइमर कब कार्य करता है? तो जब भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को कार्य करना होता है तो उसको सबसे पहले एक डीएनए टेम्पलेट आरएनए प्राइमर्स, यहाँ पर आरएनए प्राइमर्स उपस्थित होता है, 5 बेस प्राइम की तरफ उपस्थित होता है। यह 5 बेस प्राइम पर क्या है? आरएनए प्राइमर उपस्थित होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एक तो डीएनए टेम्पलेट की, डीएनए टेम्पलेट, और दूसरा किसकी आवश्यकता होती है इसको? आरएनए प्राइमर। और एक और आवश्यकता होती है इसे एटीपी की। एटीपी, यह तीनों चीज़ें जब इसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को मिल जाती है या इसकी रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाती है तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा होने के पश्चात ये क्या होगा कि यह तीनों एंजाइम्स और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मिल करके क्या करेंगे? आरएनए प्राइमर की आवश्यकता जब इसको पूरी हो जाती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, तो इन पूरी आवश्यकता होने पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपना कार्य करना शुरू कर लेता है। और इसका कार्य क्या है? तो इस एंजाइम को काम करने के लिए सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट, आरएनए प्राइमर और एटीपी जब मिल जाता है तब ये डीएनए के दोनों सिरों को क्या कर देता है? खोल देता है। खोलने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होता है यह इस एंजाइम के पास में 3 संलग्न स्थल होते हैं या 3 पॉइंट्स होते हैं। क्या है? 3 स्थल होते हैं। ये तीनों स्थल यहाँ पर क्या करेंगे? तो एक स्थल जो होता है उसके पास तो क्या होता है? एक टेम्पलेट डीएनए से जुड़ा होता है, एक टेम्पलेट से जुड़ा है। दूसरा जो सिरा होता है वह आरएनए प्राइमर से जुड़ेगा। और जो थर्ड होता है, थर्ड 3 स्थल है, 3 में से फर्स्ट स्थल जो जुड़ जाता है टेम्पलेट डीएनए के साथ में, सेकेंड जो होता है आरएनए प्राइमर से जुड़ता है, और तीसरा जो होता है वो आरएनए प्राइमर्स के पास में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स पर जुड़ेंगे, आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड से, आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड। अब हमने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास 3 विशिष्ट स्थल होते हैं। इन विशिष्ट स्थल में से एक तो टेम्पलेट के पास होता है, दूसरा जो आरएनए प्राइमर के पास होता है, और आरएनए प्राइमर के पास में क्या होता है? 3' सिरा दूसरी तरफ जुड़ा होता है। ये रहा 3' सिरा। तो इस 3' सिरे के पास में कौन सा समूह जुड़ेगा? हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है, ये हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पर 3' सिरे के पास में जुड़ जाता है। अब आरएनए प्राइमर जो होता है वह आरएनए प्राइमर की क्षारों से क्या जुड़ेंगे? आरएनए प्राइमर के क्षार से न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कौन से? डीएनए के अंदर तो एडेनिन, थाइमिन वगैरह जो भी होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, ये जो चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये चारों ही न्यूक्लियोटाइड कहाँ जुड़ जाएंगे? आरएनए प्राइमर के साथ में यहाँ पर जुड़ जाते हैं। अब ये तो प्रोसेस हुई फर्स्ट इनिशिएशन या समारंभन की प्रक्रिया। अब समारंभन की प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी आती है या 2 टर्म्स आती है जिसको हम कहते हैं, 2 टर्म है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है और एक होती है लीगिंग स्ट्रैंड्स।
यहाँ पर फर्स्ट इनिशिएशन की प्रक्रिया पढ़ने के बाद हम देखते हैं सेकेंड, यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी देखते हैं। एक होती है लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड। ये लीडिंग स्टैंड क्या है? फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं कि लीडिंग स्टैंड्स में डीएनए का जब निर्माण हो रहा होता है, नए जो डीएनए बनने वाले उनकी बात हो रही है, तो जो नए बनने वाले डीएनए होता है या उनका निर्माण जब हो रहा होता है तो एक रज्जु जो होती है, इस एक रज्जु पर तो क्या होता है कि जो डीएनए का निर्माण हो जाता है वो सबसे पहले हो जाता है और कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या होता है, नए डीएनए बनते ही रहते हैं। और यह जो स्ट्रैंड होती है उसका जो टाइम होता है वो उसकी दिशा क्या होती है, 3' से 5' दिशा के अंतर्गत डीएनए जो होता है वो डीएनए का निर्माण पहले हो जाता है, वह कंटिन्यूसली या सतत रूप से इसका निर्माण होता है। तो उस रज्जु या उस स्ट्रैंड को तो हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लेते हैं, डीएनए का निर्माण एक रज्जु पर 3' to 5' प्राइम में 3' to 5' प्राइम में पहले वह सतत हो जाता है, मतलब कंटिन्यूस होता है, सतत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं। और सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ पर, उस सेकेंड टर्मिनोलॉजी का नाम है लीगिंग स्ट्रैंड। दोनों का नाम सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। लीगिंग स्ट्रैंड, लीगिंग स्ट्रैंड जो होती है वह लीगिंग स्ट्रैंड क्या है, तो डीएनए का निर्माण जो हो रहा है जो 5' to 3' प्राइम होता है, इस 5' to 3' प्राइम के अंतर्गत डीएनए का निर्माण कुछ छोटे छोटे व टुकड़ों के रूप में होता है या खंडों के रूप में होता है, और वह जो निर्माण हो रहा है वह रुक रुक कर होता है, या हम कह सकते हैं असतत रूप से होता है या डिसकंटिन्यूस होता है। तो असतत रूप से 5' to 3' प्राइम पर जब डीएनए का निर्माण होगा तो इस निर्माण को क्या, इस प्रकार की जो रज्जु होती है या उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, लीगिंग स्ट्रैंड्स इसे कहते हैं। इसके लिए परिभाषा इस प्रकार से होगी, डीएनए का निर्माण 5' to 3' प्राइम में 3' to 5' प्राइम में असतत व बाद में होता है। तो बाद में होता है तो उस स्टैंड या उस रज्जु को हम क्या कहेंगे, लीगिंग स्टैंड्स इसे कहते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजी जो कि छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उन छोटे क्वेश्चंस के अंदर ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे कहते हैं लीगिंग स्टैंड्स और एक है लीगिंग स्टैंड्स। दोनों ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की सेकेंड स्टेप जिसे कहते हैं, उस सेकेंड स्टेप्स का नाम क्या है, इलोंगेशन अथवा दीर्घीकरण। इलोंगेशन या दीर्घीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होगा कि जो श्रृंखला होती है डीएनए की, वो श्रृंखला की वृद्धि होती है। दीर्घीकरण का नाम भी क्या होता है, दीर्घीकरण मतलब या विवर्तन भी इसे कह सकते हैं। तो इलोंगेशन या विवर्तन की जो प्रक्रिया होती है अथवा दीर्घीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें डीएनए की श्रृंखला क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है या इसकी वृद्धि होती जाती है। तो सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी होती है, सेकेंड स्टेप, इसका नाम है इलोंगेशन, या इसको विवर्तन अथवा दीर्घीकरण भी कह सकते हैं। विवर्तन या दीर्घीकरण। अब जो इलोंगेशन या दीर्घीकरण विवर्तन की प्रक्रिया होती है, इसमें हमने देखते हैं कि दोनों ही टाइप की जो स्ट्रैंड्स होती है, एक तो 5' to 3' और एक होती है 3' to 5'। दोनों ही रज्जु में से जो 5' से 3' प्राइम होती है, इस दिशा के अंतर्गत जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होता है, हाँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होगा, वह क्या करेगा कि जो नए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या नए जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इन नाइट्रोजनी क्षारों को वापस से 5' to
3' प्राइम में नए न्यूक्लियोटाइड्स को या नए नाइट्रोजन क्षारों को ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, जोड़ता जाता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आएगा और यह क्या काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो 3' प्राइम के अंतर्गत जो नए न्यूक्लियोटाइड्स थे, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करेगा। नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का कार्य करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का इलोंगेशन की प्रक्रिया में या विवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य होता है। यह कार्य क्या है कि 5' से जो 3' प्राइम होता है, इस प्राइम के अंतर्गत जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन नए न्यूक्लियोटाइड्स को श्रृंखला के अंतर्गत जोड़ना। और श्रृंखला कौन सी है, तो 5' से 3' प्राइम की जो श्रृंखला होती है उसमें इनको जोड़ा जाता है। अब जब नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर जुड़ते जाएंगे तो जुड़ने से क्या होगा कि जो डीएनए की जो श्रृंखला होती है वो श्रृंखला क्या हो जाएगी, यहाँ पर डीएनए की श्रृंखला बढ़ती जाएगी या श्रृंखला की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्यों हुई, तो क्योंकि इसमें नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ चुके हैं, तो इससे क्या हो गया डीएनए श्रृंखला की वृद्धि। डीएनए श्रृंखला की यहाँ पर वृद्धि होती जाती है और जो खुली हुई रज्जु की जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उन सभी न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है कि आरएनए प्राइमर को यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है और आरएनए प्राइमर से यहाँ से हटता जाएगा तो जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये वाले जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो यहाँ पर क्या करता है कि आरएनए प्राइमर्स को यहाँ से निकालता जाता है और आरएनए प्राइमर्स यहाँ से निकलता जाएगा या बाहर निकल जाता है तो इस श्रृंखला के अंतर्गत कुछ असतत खंड बन जाते हैं या इस जो नए डिसकंटिन्यूस खंड या फ्रेगमेंट्स बने हैं उन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट या ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। तो ओकाज़ाकी खंड के बारे में ऑलवेज क्वेश्चंस में पूछा जाता है ओकाज़ाकी खंड क्या होते हैं। तो यह जो खंड होते हैं वो क्या कर रहे हैं कि जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पर कार्य करता है तो आरएनए प्राइमर्स को इन रज्जुओं से हटा दिया जाता है और जिससे कि जो श्रृंखला होती है वह असतत हो जाती है, वह खंडों के रूप में बढ़ जाती है। तो इन खंड को क्या कहेंगे, ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया थी वह सेकेंड स्टेप इलोंगेशन या विवर्तन की होती है और थर्ड स्टेप जो होती है यहाँ पर वह है टर्मिनेशन अथवा समापन। थर्ड स्टेप टर्मिनेशन या समापन, मतलब इस प्रक्रिया के अंदर या इस स्टेप के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जब यहाँ पर हमने क्या कहा कि डीएनए के पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो नवीन न्यूक्लियोटाइड्स को या नए न्यूक्लियोटाइड्स को वापस से यहाँ पर जोड़ता जाता है। तो जब नए न्यूक्लियोटाइड्स जमा हो जाएंगे या जुड़ जाते हैं तो इनके जुड़ने के साथ में ही क्या हो जाता है कि जो डीएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाती है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती जाती है। मतलब नए न्यूक्लियोटाइड्स बनते जा रहे हैं या नए नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पर जुड़ते जाते हैं। तो नए नाइट्रोजन क्षार जुड़ते जाएंगे तो डीएनए की श्रृंखला क्या हो जाती है और लंबी होती जाती है और बाद में क्या हो जाता है कि टेम्पलेट डीएनए क्या है, जिस पर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जिस डीएनए नमूने पर हो रही होती है उसे कहते हैं डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। तो टेम्पलेट पर जब नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे ही नए डीएनए के सूत्र बनते जाते हैं और बनने के बाद जब डीएनए के नए सूत्र सतत रूप से बनते हैं तो डीएनए के जब दोनों अणुओं में से डीएनए के एक एक अणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो डीएनए के अणु में से क्या होगा, डीएनए दो अणुओं का निर्माण होगा। डीएनए के अणु से दो अणु का निर्माण होगा। जब दो अणुओं का निर्माण होगा यहाँ पर तो दो अणुओं के
निर्माण के कारण जो दो रज्जुएं क्या हो जाती है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाती हैं और बाद में जब दो अणु या दो रज्जु जब नई नई बनी है तो इन दोनों रज्जुओं को आपस में जोड़ना पड़ता है। जोड़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है या द्विरज्जु की संरचना होती है। तो डीएनए की दोनों रज्जुओं को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक आवश्यक एंजाइम कार्य करता है और उस जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब जो डीएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है? तो डीएनए की जो नई बनी हुई रज्जुएं हैं उन दोनों ही रज्जुओं को आपस में वापस से जोड़ने का जो कार्य होता है वह डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और जब डीएनए लाइगेज एंजाइम दोनों रज्जुओं को जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से नए न्यूक्लियोटाइड्स हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेट होता है और उसकी कौन कौन सी स्टेप्स होती है और उसमें कितने टाइप्स के एंजाइम जो होते हैं वो कार्य करते हैं। थैंक यू।